ठीक है। कत्ल साहब, यहाँ से चीज़ें कैसी जाती हैं, ये हम देख रहे हैं, हम फटकार की बात कर रहे हैं, इस फटकार पे भी मैं आऊँगा, जवाब लूँगा मैं, पर आपको क्या लगता है यहाँ से अब जो पलटने की भी इसको बात आ रही है, क्योंकि सरकार के पास भी इसका विकल्प है कि वो पलटे ना पलटे, वक्त की बात है, पर एक ऑप्शन तो उनके पास भी है। देखिए, ऐसा है कि इसमें इस जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये दी है, राइट टू रिजेक्ट, हाँ, नॉट ऑप्टिंग फॉर द एनी ऑफ द कैंडिडेट, इसमें जो भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उसमें सरकार के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि वो इसको पलटने के लिए कोई अध्यादेश लाएं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर 50% से ज़्यादा भी नोटो बटन लग जाता है, नॉट टू ऑप्ट फॉर द गिवन कैंडिडेट, तो जो इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा, या इसमें जो कैंडिडेट जीतेगा चाहे वो कम परसेंटेज ऑफ वोट से जीतेगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है। इसमें पेचीदगियों की बात है, क्या कोई पेचीदगी दिखती है आपको उसमें कि नहीं, खाली सियासी बयानबाजी? ऐसी कुछ पेचीदगी नहीं है, क्योंकि पहले से ही एक प्रोविज़न था हमारे यहाँ पर, 17A फॉर्म था, जैसे कि अभी उन्होंने बताया मेरे सहयोगी ने। हाँ? तो उसमें सिर्फ ऑप्शन ये थी कि कुछ ज़्यादातर लोग वोटिंग करने के लिए जाते नहीं थे, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी और वो उस फॉर्म को यूज़ नहीं करते थे फॉर एनी रीज़न। एक विकल्प यहाँ पर उसका एक विकल्प आ गया है कि आप ईवीएम मशीन में ही उस बटन को दबाकर वो आप कह सकते हैं कि मुझे इन कैंडिडेट में से कोई भी पसंद नहीं। और कुछ ऐसी बातें ऐसी हो जो शायद जनरल पब्लिक जानना चाहती हो आपसे, आप बता पाए उन्हें कुछ इसमें जो रह गया सच इसमें अभी कुछ नहीं है। हाँ, अगर इसके साथ में जो ये रिट पिटीशन फाइल की गई थी, ये 2004 में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, एक एनजीओ है, उन्होंने फाइल की थी जी। उसमें इनको अगर ये भी डिमांड करते कि अगर 50% से वोटिंग जो है वो ऑप्ट नहीं करते हैं, राइट टू रिजेक्ट का वो बटन ऑप्ट करते हैं, वो दबाते हैं, तो उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है या तो वो इलेक्शन कैंसिल किया जाए या रिकॉल किया जाए या दोबारा किया जाए, ऐसा कुछ ऑप्शन अभी तक तो सामने आया नहीं है। इसलिए इस बारे में भी कुछ कहना कि इस जजमेंट की कोई ज़्यादा रिपरकशंस होंगी ऑन दिस कमिंग इलेक्शन, बहुत मुश्किल है। बहुत बात रख दी, जल्दी से यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। पहली बात, जैसे अभी ये बात की मेरे सहयोगी सुनीता जी ने कि जन भावना का आदर करते हुए या प्रेशर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, इसमें आदर के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रोविज़न था 41(2) रूल्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स रूल्स जी, और 41(2) and 3 और 49(O), उसके अगेंस्ट ये रिट पिटीशन फाइल हुई थी इन द ईयर 2004 जी। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रोविज़न को, जिसमें वो एक फॉर्म 17A भर के वोट राइट टू रिजेक्ट दिया गया था, उसको स्क्रैप किया है, क्योंकि वो सेक्शन 128 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को वायलेट करता था, क्योंकि उसमें उस पर्टिकुलर आदमी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती थी। ठीक है। तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा ये कदम है। बढ़िया। हरीश जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कोल ब्लॉक की धीमी जांच के ऊपर फटकार सुप्रीम कोर्ट लगाती है, गुम फाइलों पर फटकार लगाती है, तेजाब हमले होते हैं उस पर भी सरकार को फटकार लगती है, कैग को मुनीम ना समझा जाए इस पे भी फटकार लगती है, उत्तराखंड में राहतकार पे फटकार, कितनी फटकार। ये सब फटकारों के बाद में स्थितियां यहाँ तक आती है कि इतना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हम देखते हैं। देखिए, ऐसा है, ये जो अध्यादेश लाया गया, ये अध्यादेश लाना ही सिरे से गलत था, क्योंकि ये अध्यादेश सिर्फ इसीलिए लाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि जो भी दागी आदमी हैं या कन्विक्टेड हो चुके हैं वो आगे से इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारे आपने कभी देखा इतनी बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करते हुए कि सरकार नहीं, आज से पहले मेरे ख्याल से इतना कोई भी नहीं रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी इंटरफेरेंस की हो और इतना प्रोएक्टिव हो के सरकार के अगेंस्ट कमेंट्स आए हों, ऐसा पहले इतिहास में नहीं रहा।